नमस्कार प्यारे साथियों, मैं धर्मेंद्र वर्मा मेरा घर मेरा स्कूल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे दोस्तों हिंदी में कक्षा 8 कविता ध्वनि के बारे में, जो कि अध्याय 1 है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो कविता ध्वनि है ये किसके द्वारा लिखी गई। तो याद रखिएगा, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई। इनके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूँ। इनका जन्म कहाँ हुआ, इनकी मृत्यु कहाँ हुई, कहाँ इनका जन्म स्थान है और कौन कौन सी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इनके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दूंगा। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इनके जन्म के बारे में पूछे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा इनका जन्म 21 फरवरी 1896 में हुआ था। अब इनके मृत्यु के बारे में पूछे कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो ये आपको याद में रखना है 15 अक्टूबर 1961 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की मृत्यु हुई थी। अब इनका जन्म स्थान कहाँ है, तो याद रखिएगा मिदनापुर बंगाल इनका जन्म स्थान है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को दोस्तों छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से इनको एक माना जाता है, जिसमें जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ये 4 प्रमुख स्तंभ है हिंदी कविता के छायावादी। तो इन चारों स्तंभों को आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पर इनकी प्रमुख रचनाएं के बारे में आपको बता देता हूँ। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, प्रभावती, लीली, नए पत्ते, परिमल, अनामिका, बेला, कुकुरमुत्ता, देवी, अलका, अप्सरा, राम की शक्ति पूजा, जूही की कली, तुलसीदास, गीतिका, गीत कुंज और सुकुल की बीबी, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और भी दोस्तों इनकी रचनाएं हैं, लेकिन जो प्रमुख है उनके बारे में ही आपको बताया गया है। तो अब हम कविता की ओर चलते हैं। देखिए, कविता को हम पढ़ेंगे, उसके बाद इसके बारे में जानेंगे कि कविता का अर्थ क्या है। कविता का अर्थ हम कविता को पढ़ने के बाद जानेंगे। देखिए, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया हूँ, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कविता किस प्रकार की है और इस कविता में कवि क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पर देखिए, जो कविता है इसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि ये सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है और यह कविता उत्साहवर्धक कविता है। याद रखिएगा, यह कविता किस प्रकार की है, उत्साहवर्धक कविता है। और कवि ने इस कविता में मानव के मन एवं हृदय में वसंत रूपी उत्साह के आगमन की बात कही है। यानी कि जो युवा है उनको कभी आलस नहीं करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। ये सभी इस कविता के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कवि। तो यहाँ पर देखते हैं इस कविता का अर्थ, हम 1 बाय 1 देखेंगे इस कविता का अर्थ क्या है। यहाँ पर मैंने आपके सामने कविता पढ़ी कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहना चाहता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कवि प्रकृति की तरफ इशारा कर युवाओं को कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं, युवाओं को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि तुम आलस छोड़ दो, नए उत्साह नए जोश के साथ उठो। देखो प्रकृति ने कैसे फूलों की बरमाला लगी है, हर तरफ फूल है, हर तरफ खुशबू है, इसलिए मेरा अंत नहीं आया है या फिर आपका अंत नहीं आया है। मेरे जीवन में बसंत की शुरुआत हो चुकी है, इसलिए उत्साह से जागो, नए जोश के साथ अपना काम करो। मतलब कि कवि कहना चाहते हैं कि आपके सामने कितनी भी मुसीबत आए, आपको निरंतर काम करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं। चलिए अगली पंक्ति पढ़ते हैं। हरे 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 ये पात, डालिया कलिया कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। जो शब्द दोस्तों आपको कठिन लग रहे हैं उनका मैं आपको अर्थ बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, पात, पात का मतलब होता है पत्ता, और यहाँ पर आगे गात लिखा हुआ है, गात का मतलब होता है शरीर, स्वप्न, स्वप्न का मतलब होता है सपना, और यहाँ पर मृदुल का अर्थ निकलता है कोमल या फिर अच्छा सा। चलिए इसका अर्थ जान लेते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। और यहाँ पर देखिए प्रत्युष लिखा हुआ है, मनोहर लिखा हुआ है, इसका भी आपको पता होना चाहिए अर्थ क्या होता है। प्रत्युष का अर्थ होता है सवेरा और मनोहर का होता है सुंदर, जो काफ़ी सुंदर लगता हो, ये मनोहर का अर्थ निकलता है। चलिए इसका अर्थ हम जान लेते हैं, इस पंक्ति का अर्थ क्या है, कवि क्या कहना चाहता है इस पंक्ति के माध्यम से।
इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि चारों ओर जो पेड़ हैं वो हरे भरे हैं। कैसे हैं वो पेड़? हरे भरे हैं। उन पर कलियां खिली हुई हैं जो अभी तक सो रही है। कवि कहते हैं कि वो सूर्य को ला करके जो इन कलियों का आलस है उनको हटा देंगे, यानी कि दूर कर देंगे। कवि इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि निराशा और ज़िंदगी से हारे लोगों को जीवन का वो दान करेंगे या फिर जीवन का दान करूँगा। और कवि कहते हैं कि चारों तरफ पेड़ हैं, पौधे हैं, कलियाँ खिली हुई हैं, उसी तरीके से सूर्य लोगों के जीवन में लेकर आऊँगा और वो जो अलसाए हुए हैं उनको उठा करके जागृत करूँगा। यानी कि कवि यहाँ पर नई पीढ़ी को जागृत करने की कोशिश करते हैं कि अपने जीवन में उत्साह का संचार करो, जीवन में हरियाली लेकर आओ, निराशा को अपनी ज़िंदगी से दूर भगाओ और जोश के साथ, हिम्मत के साथ, जैसे वसंत में हर तरह पेड़ खिल जाते हैं, कलियां खिल जाती हैं या हरे भरे हो जाते हैं, ऐसे ही जीवन को हरा भरा और उत्साहित बनाओ। ये इस पंक्ति का अर्थ होता है, जो कि बहुत ही प्यारा अर्थ निकलता है इस पंक्ति का। तो आगे हम देखते हैं, आगे भी इन्होंने पंक्तियां लिखी है। पुष्प पुष्प से दंत्रालय लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे जहाँ अनंत अभी न होगा मेरा अंत। इस पंक्ति का क्या अर्थ होता है इसके बारे में जान लीजिए। देखिए यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति, सबसे पहले तो इसमें जो शब्द आपको लग रहे हैं कि कठिन है उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए पुष्प का अर्थ होता है फूल, दंत्रालस, यहाँ पर दंत्रालस का अर्थ होता है नींद से आलस, लालसा, लालसा का अर्थ होता है लालच, नव, नव का अर्थ होता है नए, और संघर्ष सींच दूंगा, इसका अर्थ होता है खुशी के साथ सींच दूंगा, ये अर्थ इनका निकलता है। चलिए अब इस पंक्ति के माध्यम से हम जानेंगे कि इस पंक्ति का अर्थ क्या निकल रहा है। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि जो युवा निराश है, हताश है, उनके जीवन में खुशियाँ से भर देना चाहता हूँ। मैं एक एक फूल से आलस को खींच लूँगा। कवि क्या कहते हैं कि मैं एक एक फूल से आलस को खींच लूँगा, अर्थात कि जो युवा आलस में पड़े हुए हैं उनके मन में मैं अमृत प्रसन्नता और खुशी को घोल दूंगा। कवि का यहाँ पर कहने का मतलब है कि प्रकृति के द्वारा जो निराश लोग हैं उनके जीवन में नई रोशनी भर दूंगा। यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं, इस कविता का जो विश्लेषण हम कर सकते हैं तो इसका अर्थ निकलता है कि कवि कहना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से कि कवि युवाओं के आलस्य को यहाँ पर इस कविता के माध्यम से दूर करना चाहते हैं। कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। याद रखिएगा इस कविता को किसके द्वारा लिखा गया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म 21 फरवरी 1896 में हुआ था और इनकी मृत्यु 18 अक्टूबर 1961 में हुई थी। इनका जन्म स्थान मिदनापुर बंगाल है। इन तीनों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है, जिनके नाम हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। याद रखिएगा ये छायावादी कवि हैं। कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये कविता यहीं पर समाप्त होती। काफ़ी अच्छी कविता है।